सादगी जब श्रृंगार हो जाती है तो आईने की उसी वक्त हार हो जाती है। और दर्शकों, सादगी एक ऐसा श्रृंगार है जिसे हर कोई करना पसंद नहीं करता और हर कोई करता भी नहीं है, लेकिन जो ये सादगी रूप श्रृंगार करता है उसे सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि प्रकृति का सबसे बड़ा श्रृंगार यही तो है, सादगी। और कहते भी हैं कि सादा जीवन उच्च विचार हम सभी को रखना भी चाहिए। इन उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे दूरदर्शन के वैदिक खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। और जैसा कि हमने कहा सादगी के बारे में, तो सादगी को लेकर हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जीवन में कितना हमें परिवर्तन करते हैं। और इसी से जुड़ा आज जो हमारी जो शख्सियत हैं हमारे खास कार्यक्रम में, वो पहुंची है, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं शुरुआती क्षण में अपने महात्माओं के सुविचार से। तो आइए देखते हैं आज का सुविचार क्या है हम सभी के लिए। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। अब कार्यक्रम को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे अपने खास मेहमान की। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार हम सभी को रखना चाहिए और सभी को अपने जीवन में ये जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हर कोई हमारे साथ आगे बढ़ता है और हम अपने मुकाम तक जरूर पहुँचते हैं, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचते हैं। तो बिना देर किए हुए आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका हम रूबरू कराना चाहेंगे। हमारे बीच आज मौजूद हैं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दुर्गेश नंदिनी जी, जो हाजीपुर सब डिवीजन में पोस्टेड है। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार मैडम हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, और सभी श्रोताओं दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जी। दुर्गेश नंदिनी जी, हाजीपुर सब डिवीजन में आप पोस्टेड हैं, तो सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि नौकरी में कब आई, कितने अथक प्रयासों के बाद आपने इस पद को पाया है, इसके बारे में जरूर बताइए। और इसके पहले कहाँ पोस्टिंग थी आपकी और किन किन पदों का जो निर्वहन आप कर चुके हैं? इस जॉब में तो एज अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ये मेरा दूसरा जॉब है और मैंने 1 जून 2019 में ज्वाइन किया और पहली पोस्टिंग और ट्रेनिंग जो भी था मेरा गया में था। वहाँ पे काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा, 4 साल का। और उसके बाद अभी हाल ही में मैं हाजीपुर में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर स्थापित हूँ जी। लोक शिकायत निवारण अधिनियम की अगर बात करें अधिकार, तो ये हमें बताता है, लोगों को बताता है कि हमारा अधिकार क्या है, कहने का इसकी जो आवश्यकता है क्यों पड़ी, इसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और अब जो लोक शिकायत निवारण जो अधिनियम है, जो अधिकार है, लोग कितने जागरूक हो पाए हैं इस कानून के तहत, जरूर। ये बिहार सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बिहार सरकार का अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015, जो कि 2016 में लागू किया गया। इसमें जैसे कई बार आपने देखा होगा, बहुत जो हमारे आम जन है, आम जनता को गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्रोच करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, ऑफिस में वृद्धावस्था पेंशन है या फिर उनका लैंड का कोई इशू है या फिर कोई भी समस्या, बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती। कई बार वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में चक्कर लगाते रहते हैं और उनका मतलब निष्पादन नहीं हो पा रहा है और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो कहाँ जाएँ, किसको बोलें, क्योंकि अब तो ये एक अधिनियम लाया गया जिससे कि अगर आपका कोई कार्य किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फंसा हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायत ऑफिस में आप आवेदन डाल सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसका निवारण 60 दिनों के अंदर पा सकते हैं। और ये बहुत ही सशक्त कानून है, इससे आम जनों को बहुत सुविधा हुई है। जो परेशान हो रहा है कोई व्यक्ति छोटे से काम के लिए, बार बार ऑफिसेस के चक्कर लगा रहा है, तो बहुत ही सुविधा हुई लोगों को। लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत किन किन तरह की जो शिकायतें हैं वो की जा सकती है और जो परिवाद होगा कौन हो सकता है, कौन कौन हो सकता है इसमें? इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, 46 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जितने भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड, कुछ को छोड़कर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती, किसी को भी कोई पेंशन है, शौचालय है, आवास नहीं मिला हुआ है, या फिर कोई अतिक्रमण है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आम जनता को जो जो शिकायतें हैं लगभग मोस्टली सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं।
और अगर उन्हें कहीं भी दिक्कत आ रही है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है या फिर उनका कार्यालय काम नहीं कर रहा है, तो वो आप हमारे पास आ सकते हैं। जी, मतलब कि आपने बताया कि एक निर्धारित वक्त होता है, समय होता है समस्याओं का निष्पादन करने के लिए। अधिकतम समय सीमा क्या होती है? 60 दिन। 60 दिन के अंदर हमको उसको वाद को निपटारा कर देना है। और जो आए हुए हैं, जो प्राधिकार है, लोक प्राधिकार, जैसे किसी ने एप्लीकेशन डाला सपोज कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हम उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और उसके बाद हम दोनों को बुलाते हैं, जो लोक प्राधिकार जिनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है और जो परिवादी हैं उनको भी बुलाते हैं। दोनों को बुलाने के बाद फिर देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, फिर हम उसे सॉर्ट आउट कराते हैं। अगर सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का भी प्रावधान है और ये 60 दिन के अंदर हमको निपटारा कर देना है। तो एक श्योरिटी ये हो जाती है कि अगला इंसान, जो भी आम पब्लिक है, वो जो महीनों तक चक्कर लगा रहे इधर उधर, वो प्रॉब्लम से उनको निजात मिल जाता है, काफ़ी हद तक काफ़ी निजात मिल जाता है। हाँ। अच्छा मैम, ये बताइए, ये जानना चाहेंगे कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में आप जब से कार्यरत हैं, किन तरह के जो मामले हैं आपके समक्ष ज़्यादातर देखने को मिले हैं और किस तरह की कार्रवाई वैसे मामलों में की गई है? ज़्यादातर जो मैं यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा बिजली बिल से संबंधित बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आवास लोगों के पास नहीं है या फिर आवास उनको मिला हुआ, उनका फर्स्ट पेमेंट नहीं मिला है, जो इंदिरा आवास है या प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिला हुआ है उसमें पेमेंट नहीं है, मिला है उनको, मान लीजिए किश्त नहीं गई है, या कोई पेंशन है, अब वृद्धावस्था पेंशन है, उनको नहीं मिल रही है। तो आम पब्लिक को ये पता नहीं होता है कई बार कि हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं मिल रही है। तो जब हम लोक प्राधिकार को बुलाते हैं तो कई बार ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपना आधार अपडेशन नहीं कराया या कुछ, तो हम उसको सॉर्ट आउट करा के उनको काम करवा, या फिर राशन डीलर है, पीडीएस डीलर है जो राशन कम दे रहा है या उचित मूल्य पर नहीं दे रहा है। हर तरह की शिकायतें आती है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट अगर कंप्लेन है जनरल पब्लिक को, तो वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं और 60 दिनों में निपटारा पा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि तकनीकी रूप से जो तमाम पहलुओं की जानकारी लोगों के पास नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और ऐसे में आप लोग एकमात्र उनका सहारा बनते हैं और लोगों की बहुत बड़ी मदद हो पाती है। आगे भी जनहित से जुड़े कई सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अब आपके अगर निजी जीवन की अगर हम बात करें तो हम उन दिनों की बात करना चाहेंगे जब संघर्ष के दिन होते हैं। आपने भी संघर्ष जरूर किया होगा। छात्र जीवन की अगर बात करें तो छात्र जीवन से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। मेरी एजुकेशन यूपी से हुई है, कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया और उसके बाद मैं फिर मणिपाल से मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया और उसको करने के बाद फिर मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं जॉब कर रही थी रांची में और उसके बाद मेरा बस ग्रेजुएशन डिग्री था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं था और एक बच्चा भी है मेरा, तो बीच में पढ़ाई मेरी ड्रॉप हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो किसी ने सजेस्ट किया अगर पीजी करना है तो इससे बेटर है कि सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर लो। तो उस तरह से मैंने प्रिपेयर किया और फिर सेलेक्ट हो गई, फाइनली यहाँ पे हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी बहुत इजी होता है, ये बताना बहुत इजी होता है, लेकिन जब करना होता है तो लाइक आपके पास बच्चा है, घर है, परिवार है, सबको देखते हुए करना, मतलब ये मैं कहूँगी कि ये मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। और बहुत ज़रूरत है, हमारी जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इस चीज़ से, अरे मेरे पास बच्चा है तो मैं नहीं कर सकती, मेरी शादी हो गई है, इन लॉज हैं या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब आप रिस्ट्रिक्शंस को अपने सामने पुट अप, अगर आपके पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और एक भी अपॉर्चुनिटी है ना, तो इस एक अपॉर्चुनिटी के पीछे रन करना है कि हमको एक तो है उम्मीद, एक भी उम्मीद है तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसी सोच रखनी है, हमारी महिलाओं को बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत सारी फीमेल्स को ऐसा देखती हूँ कि मतलब छोटी सी चीज़ों से वो हताश हो जाती हैं, फिर अपना बैकफुट ले लेती हैं, वो नहीं करना है। तो मेरे इन्फ्लुएंस में जितने लोग रहते हैं मैं तो उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि आप आगे बढ़िए, काम करिए। जी, क्योंकि मुश्किलें तो ये मतलब मेल और फीमेल की बात नहीं है। मुश्किलें उतनी ही पुरुष के साथ भी हैं, महिलाओं के साथ भी, लेकिन यह है कि अलग अलग मुश्किलें हैं। हो सकता है थोड़ी आपको लगती हूँ कि मुझे ज़्यादा मुश्किलें, बट
ऐसा नहीं है, दोनों के साथ है और दोनों को सेम हौसला चाहिए, उसी हौसले से आगे बढ़ना है और हम कुछ भी अचीव कर सकते जी हैं। बिल्कुल, क्या खूब आपने कही। और हमारा सवाल भी वही था कि मतलब कि तमाम परिस्थितियों में अपने आप को कैसे मैनेज करना, चूँकि आप एक महिला भी हैं, आपको घर भी देखना है, उधर पढ़ाई को लेकर आप एक टारगेट लेकर भी चल भी रही थी और अपने आप टारगेट जो अचीव भी आपने किया। आपने कहा कि मैं दूसरों को मोटिवेट भी क्या करती थी, तो पढ़ाई के वक्त जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, टेक्निकल इशू हैं, बाहर का है, मतलब कि बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी उस वक्त जब आप निराश होती थी किसी किन्हीं कारणों की वजह से? तो जब मैं निराश होती थी, पहले तो मतलब हमेशा एक रास्ता ढूंढने की आदत है मुझ में, मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ, अगर लगता है कि ये नहीं हो रहा है, फिर कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था बीपीएससी का ही, उसी समय मेरे फादर इन लॉ का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, तो घर में भी पूरा ध्यान देना था और मतलब बाहर भी, लेकिन फिर मैंने सोचा एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी और कर लूँगी, और फाइनली वैसा हुआ भी। और जब ऐसे लगता था कि मतलब पॉसिबल नहीं है, या मतलब जब कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ बैक फुट ले लीजिए, तब उस समय ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यूज़ या मैं जो स्टॉक्स बहुत देखती हूँ या मोटिवेशनल मतलब स्पीचेस, जो लोग मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं उनको मैं, जैसे मैरी कॉम मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ मैं रिलेट कर पाई। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने बोला अरे अब तुम्हारा बच्चा है और तुम इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तुम करोगी तो कैसे होगा, नहीं होगा। फिर कई लोगों ने बोला इतना आसान नहीं होता है, मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं। तो मैंने सोचा हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग है, मेरे पास इतना ही टाइम है तो मुझे उसमें ही करना है। और फिर एक आईएएस ऑफिसर है कोमल गणात्रा मैम, उनका इंटरव्यू देखा मैंने, मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज़ का जो मेरे से बहुत सारी मतलब बहुत जिनको बहुत प्रॉब्लम थी और वो उस प्रॉब्लम को छोड़कर उन्होंने फोकस किया अपने गोल पर। आपकी वही चीज़ उभर कर आएगी जिस पे आप फोकस करेंगे। आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, और अगर आप अपने गोल को या फिर कुछ मतलब उसके समाधान पे फोकस करेंगे तो समाधान बाहर आएगा। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आप क्या अपने अंदर से क्या लाना चाहते हैं, और हर किसी के अंदर वो स्पार्क है कि वो मतलब चमक सकता है। तो मैं यही सोचती थी, और बहुत ऐसे लोगों ने बहुत मुझे मोटिवेट किया है, बहुत सारी, और स्पेशली मतलब लेडीज़ जो ऐसी मतलब बहुत मेरे से बहुत गए सरकार, मैं तो थोड़ी सी बात हो गई कि चलो अभी जैसे एग्ज़ाम आया ये प्रॉब्लम आ गया, हर बार एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आ जाना है, तो मैं सोचती थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बट वाई मी सोचने से बेहतर है कि आप देखिए उस पोजीशन में आपसे बेहतर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक्स्ट्रा हाथ है, 10 हाथ है या कुछ है, एक सोच है, एक विश्वास है बस। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बात की, क्योंकि सभी के पास 2 ही हाथ और सभी के पास 24 घंटे ही हैं। हाँ, निर्धारित समय को, निर्धारित काम को पूरा करने का। और आपने एक बात और कही कि प्रॉब्लम पर अगर फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही दिखेगा। मतलब कि जाने में कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमें डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। मोटिवेटर जो होते हैं मतलब कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो हमें हमेशा रिफ्रेशिंग करते रहते हैं, हमें उस तरफ ही बढ़ना चाहिए। आगे और भी कई सारी बात होगी, लेकिन आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। फैमिली के बारे में बताइए कि परिवार में कौन कौन है, क्या सभी लोग साथ में रहते हैं, कहाँ हैं, जरूर बताइए इसके बारे में। मेरे हस्बैंड हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पेरिडोंटोलॉजी रिम्स में। एक बेटा है मेरा जो 8th क्लास में पढ़ता है, 12 साल का है। और इन-लॉज़ हैं, इन-लॉज़ भी हमारे साथ ही रहते हैं, कभी गांव पे रहते हैं, कभी बड़े वाले भैया हैं उनके पास रहते हैं। फिर मेरे खुद के मम्मी डैडी हैं, मेरे भाई बहन हैं। अभी तो ऐसा है कि काम की वजह से सब अलग अलग रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड रांची में जॉब करते तो वो वहाँ हैं, बेटे को भी वहीं पे डाला हुआ है। इस साल मैंने वहाँ डाल दिया, पहले वो मेरे साथ ही था, क्योंकि अब 8th में है तो उसे मतलब आगे का एजुकेशन डिसकंटिन्यू बार बार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। तो इस बार मैंने उसको रांची में डाल दिया है और मैं यहाँ पे अभी अकेले रहती हूँ। मम्मी मेरी हैं साथ में जी, मेरी मदर। ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, मतलब कि अलग अलग रहना एक तरह से देख लीजिए मजबूरी कह लीजिए। तो जब भी ओकेजनल अगर कोई आता है, शादी भी या फंक्शन या फिर कोई पर्व त्योहार, तो कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मतलब कि एक साथ जो परिवार का जो जुटान होता है वो कब होता है, वो घड़ी कब आती है, इसके बारे में बताएं। जब भी मिलता है वक्त, जैसे हमारे जॉब में तो थोड़ा कम ही मिलता है। मोस्टली जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती है, तो मोस्टली वही लोग आते हैं जब अगर फेस्टिवल्स है या कुछ ऐसा। बट बीच में अगर छुट्टियां मिलती है तो मैं जाती हूँ और फिर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं बस। अच्छा, फैमिली में कोई शिकायत आप लोग इसे कोई करते हैं, आपके हस्बैंड या फिर आपके बेटे, कि हर बार हम ही क्यों आए, तुम भी आओ, तुमको भी जरूर आना होगा, नहीं ऐसा कुछ?
नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब क्योंकि शुरू से मैं बता रही हूँ ना, ये मेरी पहली जॉब नहीं, मेरी दूसरी जॉब है। जब मेरा बेटा 3 महीने का था तब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की थी और मैं उसे लेके जाती थी अपने साथ, मतलब हॉस्पिटल। मेरा फिजियोथेरेपी का चैम्बर था तो उसमें 3 बेड्स होते, तो एक बेड पे मेरा बेटा ही रहता था, तो साथ साथ में पेशेंट्स भी करती रहती थी। और तो मतलब उसको शुरू से आदत ही है जैसा, तो वैसा तो कंप्लेन नहीं मिला है मुझे हस्बैंड से भी। हस्बैंड काफ़ी मोटिवेटिंग है और दूसरी बात यह है कि उनकी सोच अच्छी है, मतलब मैंने कभी वो ईगो या वो चीज़ मैंने उनमें रिफ्लेक्शन देखा नहीं है जी। तो इसलिए कोई मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं और आगे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत ही प्यारी और सब लोग सपोर्टिव हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक सवाल हमारा ये था, हम जब पूछ रहे थे, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम, इसके तहत जो भी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों को बहुत ही गंभीरता तरीके से आप लोग देखते हैं। तो किस तरह की जो, पहले तो कार्यवाही के बारे में जानें कि किस तरह की जो कार्यवाही है वो होती है, और अगर मामले में अगर वाकई में लोक पदाधिकारी जो होते हैं, जो अधिकारी अगर गलत पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ शिकायत मिली है, उन पर किस तरह की जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो लिए जाते हैं, ताकि जनता में इस कानून को लेकर और भी विश्वास जो है वो पैदा होता है। ये जो अधिनियम है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत अगर लोक प्राधिकार किसी परिवादी को बार बार दौड़ा रहे हैं, उसका काम नहीं कर रहे, अननेसेसरी या फिर किसी बेनिफिट्स के लिए कुछ परेशान कर रहे हैं और 60 दिन में उसका निवारण करके नहीं दे रहे हैं और बार बार ऐसा हमें रिपीटेड कंप्लेन आ रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो इसमें अर्थदंड लगाने का भी प्रावधान है और साथ ही साथ इसमें विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने का भी प्रावधान है। हमारे स्तर से अनुशंसा होती है और इसे डीएम रेकमेंड करते हैं और बीपीएसएम में भेज देते हैं। तो इसलिए एक मतलब लोक प्राधिकार के अंदर भी डर है कि हमें करना ही करना है। और इसमें यह भी है कि मतलब जब भी सुनवाई होगी तो जो बेनिफिशियरी है वो तो आ ही रहा है, साथ में लोक प्राधिकार को भी उपस्थित होना है। अगर वो एब्सेंट होंगे तो भी उनके अगेंस्ट हम शो कॉज कर सकते हैं और बार बार एब्सेंट हो रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये लॉ बनाया इसलिए गया है कि जो पब्लिक के ग्रीवांसेस हैं उनको ठीक करने के लिए, उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए। तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाया गया है कि बहुत ही फ़ायदा होता है लोगों को इससे। जी, मतलब कि सरकार की जो भी योजना है जन जन तक पहुंचे, इसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए। तो अगर इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है तो लोगों में किस तरह का जो विश्वास वो पैदा होता है? चूँकि आप इस पद पर कार्यरत हैं, इन तमाम चीज़ों को नज़दीक से देखती हैं, खुद अनुशंसा भी करती हैं आप, तो आप क्या देख पाती हैं लोगों के चेहरे पर किस तरह का जो विश्वास वो पैदा होता है? मैं तो ऐसे अभी हाजीपुर में पोस्टेड हुई, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं सोचती थी कि इतना लोग जागरूक नहीं होंगे शायद आने से पहले। यहाँ पे मुझे लगा था कि लोगों को पता नहीं होगा या अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है और उनके अंदर ये है एक कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा कार्रवाई हो जाएगी और काम हो जाएगा मेरा। तो हमारे यहाँ 1500 एप्लीकेशन पिछले महीनों में आया है, दो महीनों में 1500-1600 एप्लीकेशन, जिसका हमें 60 दिन के अंदर निष्पादन एकदम बहुत ही मतलब एक्शन मोड में काम करके हमने सबको निष्पादित किया है। और अगर विश्वास है तभी तो इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं और उन्हें पता है कि कुछ हमको रेजोल्यूशन इससे मिल रहा है ना, इसीलिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून बहुत कारगर है और लोगों में जागरूकता है, थोड़ी जागरूकता की और ज़रूरत है, बट लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। जी, दुर्गेश नंदिनी जी, 2019 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी स्टार्टिंग में और ये 2023 है, तकरीबन 4 साल होने को है। 4 सालों का आपका जो अनुभव रहा है, अब तक अनुभव कैसा रहा है, उसके बारे में ज़रूर बताएं आप। 2019 में मेरी जब ज्वाइनिंग हुई तो मैं गया में पहली बार हमारी एज ट्रेनिंग कम पोस्टिंग, तो हमारा ट्रेनिंग का 2 साल होता है, बट लेकिन स्टार्टिंग 1 साल के बाद ही कोविड आ गया। फिर हम सारे लोग मतलब स्टार्टिंग से ही हमें बहुत ज़्यादा, और गया ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काम भी बहुत है, और कोविड के आने के बाद जो इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी, लोग पैनिक कर रहे थे, तो उस समय बहुत काम करने का मौका मिला और वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी। और उस समय मैं वहाँ पे कंट्रोल रूम मैंने उस समय देखा कोविड के टाइम में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों की सेवा करने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। बहुत दूर दूर से लोगों के कॉल आते थे, दूसरे स्टेट्स में लोग फंसे हुए हैं, यहाँ के दूसरे स्टेट के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, या लोग क्वारंटीन सेंटर्स में उनको खाना नहीं मिल रहा है, या फिर किसी को कोई और दिक्कत है, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है, वार्ड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है,
मतलब हर एक चीज़ के लिए, मतलब 24/7 हमने काम किया है। और उस समय लगा कि हाँ, हम सच में सर्विस कर रहे हैं। वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा बहुत आपके लिए। चैलेंजिंग। और मैं बता दूं, उस समय सेम टाइम पे मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि कोविड में सारे डॉक्टर्स की छुट्टी बंद हो गई थी, हमारी छुट्टी बंद हो गई थी। और मेरा बेटा मेरे साथ रह रहा था, पेरेंट्स को हम ला नहीं सकते ऐसे टाइम में कि रिस्क करें। तो हस्बैंड वहाँ से नहीं आ सकते थे, मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, बेटे को मैनेज करना। और वो उनको भी आईसीयू में ही ड्यूटी था, तो मतलब कोविड पॉजिटिव भी हुए हम लोग, लेकिन फिर भी कर लिया सब कुछ। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, कोविड पॉजिटिव होते हुए भी आपने तमाम चीज़ों को मैनेज किया। एक लोक सेवक का को पद मिला, उसके बावजूद भी आपने तमाम चीज़ों को देखा। मुश्किलें मतलब कि देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार कहाँ मैं आ गई हूँ, कहीं और पोस्टेड हो सकती थी, ऐसा कुछ मन में कुछ चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि कोविड का बहुत पैनिक सिचुएशन था वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे लगा कि सही है। मुझे तो अच्छा लगा कि चलिए मैं सर्विस कर रही हूँ एटलीस्ट लोगों की। और ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। और ये भी नहीं लगा कभी कि हस्बैंड भी बहुत बुरी तरह से वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रही, छुट्टियाँ नहीं मिल रही। अच्छा ही लगा। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग परेशान होते थे जब कॉल करते थे, उनका कुछ भी थोड़ा भी सॉर्ट आउट अगर हम कर देते थे, तो एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन, वो यहीं से आता है, छोटी छोटी चीज़ों से। अभी जैसे पीजीआरओ ऑफिस में भी मैं किसी का एक छोटा सा भी काम कर देती हूँ, तो मुझे सेटिस्फैक्शन रहता है कि एक आम पब्लिक जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे मैंने हेल्प किया। तो ये भावना आपकी झलक रही है कि मतलब कि आपने लोक सेवक के रूप में ज्वाइनिंग तो आपने कर लिया, पद आपने पाले, लेकिन उसके साथ ही साथ जो भावना है वो भी लोगों से जो जुड़ती गई, और जो कनेक्टिविटी है आपके लोगों की तरफ बढ़ती गई। और यही वजह है कि लोगों की हमेशा मदद करने के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं। एक बात ये भी हम ये समझना चाहेंगे कि सर्विस में रहते हुए एक अगर आपकी बात की जाए तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं, मतलब कि करक ऑफिसर की तरह काम करती होंगी। करक ऑफिसर की तरह सिर्फ काम ही करती, या फिर अपने कुछ शौक भी हैं जो पूरे करती हैं, घूमना फिरना, कुछ लिखना, किसी की मदद करना, या फिर सामाजिक कार्य में जुड़े रहना, ऐसा कुछ जरूर बताएं इसके बारे में। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अगर थोड़ी भी छुट्टी मिलती है तो हम घूमने चले जाते हैं। फिर म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, सब जो आम लोगों के शौक, एक्सरसाइजेस करना, एरोबिक्स करना, मेरा फेवरेट काम है सब जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने विभाग में जितने दिन भी अभी तक सेवा दी है, इन 4 सालों का सफर रहा है आपका, तो आपकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी आप? अभी वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन कोविड के समय में जो काम किया था सबसे बड़ी उपलब्धि वो थी। और दूसरी उपलब्धि, जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तब, मतलब पहली बार हम लोग तो ट्रेनिंग के बाद का ही था, जनरल इलेक्शंस हुए, और हमें मतलब सुबह सुबह ही सारा काम होता है, सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ के जाना। उस समय मैं कंट्रोल रूम ही देख रही थी, तो पूरा देखना कि कहाँ पे ईवीएम पहुँचा है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कोई ख़राब है, मतलब एक। और गया में रह के ये भी हुआ कि बहुत वहाँ पे बुद्ध महोत्सव होता है, पितृपक्ष मेला होता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो बहुत काम करने को मिला है, तो एक्सपोजर काफ़ी हुआ है और अच्छा लगा है। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। अभी आप जहाँ पर कार्यरत हैं हाजीपुर सब डिवीज़न में, तो वहाँ पर आपके सीनियर्स, आप क्योंकि आप एक लोक सेवक हैं, सीनियर्स जूनियर्स सबकी नज़रें कहीं ना कहीं रहती हैं आप सब पर, आप पर जो आप काम करती हैं, तो उन सबके बीच कैसे अपने दायित्वों का जो है निर्वहन करती हैं बेझिझक? अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है, या फिर कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है जो लोक पदाधिकारी होते हैं, मतलब कि जो करीब के होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई छूट दिया जाता है, या फिर किसी तरह की कोई भी अगर शिकायतें आती हैं तो उन्हें कम से कम थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि ऐसे मामले आते हैं, इसलिए हमारा ये सवाल आपसे बन रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कैसे अपने दायित्वों का जो निर्वहन है वो आप करती हैं? जैसे मतलब अगर जैसे कहें कि किसी लोक प्राधिकार का फेवर करना या उस तरह का, तो हम नहीं करते। मोस्टली मेरा कोशिश रहते है कि आप जो भी हमारे पास परिवादी आए हैं, हम उनकी शिकायत का निवारण पूरी तरह से कर दें, क्योंकि सबसे पहले हमें निवारण करना, उसके बाद जो कार्रवाई है वो बाद का मैटर है। और अगर हमें लगता है कि रिपीटेडली कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो हम फिर एक्शन लेना ही पड़ता है। जी। एक मतलब कि जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम, इसके बारे में जो हम जानकारी ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव होता है। तो क्या किसी तरह के कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है ऐसे लोगों के लिए गांव-गांव में, इस तरह का? नहीं, वैसा कोई जागरूकता अभियान तो नहीं है,
लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही है, और जिन्हें नहीं भी पता है वो ऑफिस एक ऑनलाइन आवेदन देने का माध्यम है और एक ऑफलाइन देने का माध्यम जी। है। तो कई सारे लोग ऑफलाइन पूछ करके भी, या उन्हें किसी ने बता दिया जाके यहाँ पे दे दो एप्लीकेशन, जी। तो वो ऑफलाइन भी दे देते हैं, तो वो भी हो जाता है। जी। हाँ। मतलब कि इसलिए क्योंकि लोग अवेयर हैं, हाँ, जागरूक लोग हैं, aware हैं, उन्हें हाँ। अपने अधिकारों को सही से जानकारी है, इसलिए वो पहुंचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं लोक शिकायत अधिनियम में। चलिए कुछ और बातें हैं हम करेंगे अपने खास मेहमान दुर्गेश नंदिनी जी से, लेकिन एक छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं। हम लौटेंगे जल्द, आप बने रहें बिहार बिहान के साथ। और छोटे से अल्प विराम के बाद एक बार फिर से हम आपका पुनः स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और जैसा कि आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, मैं आपको बता दूं कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हाजीपुर में जो पोस्टेड हैं सब डिवीज़न में, दुर्गेश नंदिनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे। दुर्गेश नंदिनी जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में कई तरह की बातें हो रही थी और जनता से जुड़े जनहित के मुद्दों पर भी हम बात कर रहे थे। तो चूँकि आप एक लोक सेवक पदाधिकारी हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जनता और लोक सेवक के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो संवाद है, और कैसे अधिक बढ़ सकता है, पूरे राज्य स्तर की बात करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिकायतें तो कई सारी रहती हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं तमाम पदाधिकारियों अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, कैसे वो जनता के बीच जाकर, अगर नहीं भी जाते हैं तो उनकी जो एक तरह से देखा जाए तो जो एक सोच है, जो भावना है, वो कैसे और भी अपडेट हो सकता है, बढ़ सकता है, ताकि बेझिझक कोई भी अधिकारी के सामने जाकर बातें कर सके। अभी इसके संबंध में बहुत ही अच्छी अप्रोच चल रही है हमारे यहाँ डीएम वैशाली सर के द्वारा भी, और जब मैं गया में थी ये तो हमारे गया डीएम सर के द्वारा भी लोग खुद आकर डीएम सर को अपना एप्लीकेशन देते हैं। हम सारे जो पदाधिकारी होते हैं, गया में ऐसा था कि हमारा बड़ा सा मीटिंग हॉल था, ऑनलाइन पब्लिक आती थी, उन्हें नहीं पता है कि हम ऑनलाइन कहाँ अप्लाई करें, ऑफलाइन या आरटीआई ऑफिस क्या होता है या फिर लोक शिकायत ऑफिस क्या होता है, जो इतने इग्नोरेंट हैं उनके लिए वो आते हैं और जन सुनवाई, ठीक है, उसके तहत वो अपना एप्लीकेशन हाथ में लेकर आते हैं और उन्हें सारा बैठा दिया जाता है मीटिंग हॉल में। गया की बात बता रही हूँ, वहाँ पे फिर डीएम सर और सारे ऑफिसर्स जो है मीटिंग में वो लोग बैठे होते हैं, हम लोग सब खड़े होकर उनका एप्लीकेशन लेते हैं, सुनते हैं, निष्पादन करने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह से हमारे सीएम के द्वारा भी प्रोग्राम इसी तरह का किया जा रहा है, और यहाँ वैशाली डीएम सर द्वारा भी पंचायत वाइज इसी तरह का प्रोग्राम चल रहा है। तो काफ़ी हद तक मतलब अब लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है जी, सरकार खुद आ रही है जी, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है, विजन बहुत चेंज हुआ है। अब आपको लगेगा कि जितने हम जागरूक नहीं हैं, जितने हम प्रॉम्प्ट नहीं हैं, उससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट हमारी पब्लिक है। तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी देश को, किसी भी राज्य को बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी जो जनता है वो जागरूक हो जाए, और जनता जागरूक है फिर देश बढ़ेगा ही और राज्य भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं लोगों में जो अवेयरनेस है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि जो ज़माना था, ज़माना तो बदला ही, उसके साथ जो लोगों की जो सोच है वो और भी अपडेट हुई और भी आगे होनी भी चाहिए। आपके बारे में बात करना चाहेंगे, जब आपकी स्टार्टिंग में जब ज्वाइनिंग थी, आपने बताया कि 2019 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो जब आप ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर आपने जब ज्वाइन किया था, तो उस वक्त की हम बात करना चाहेंगे कि मन में किसी तरह का कोई हेजिटेशन या उस वक्त किस तरह का जो आपका अनुभव था उसके बारे में ज़रूर बताएं। ऑब्वियसली जब हम एज अ ट्रेनी हमने ज्वाइन किया था तो जस्ट मतलब आदत तो ऐसे थी नहीं, मतलब ऑफिसेज में काम करने की या जो भी, मेरा वर्क एक्सपीरियंस था पहले का, लेकिन वो एक अलग होता है, वो अलग ही डायमेंशन था, और ये बिल्कुल अलग आपका गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट का एक अलग तरीका होता है काम करने का, मोर ऑफ पेपर वर्क। पहले जो भी चीज़ आपको करनी है, आप वर्बली कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो भी करना है हर चीज़ रिटन में आनी चाहिए। फिर दूसरी बात है, पहले थोड़ा हेजिटेशन होता था, अब जैसे हमारे डीएम सर ही थे, सबसे फर्स्ट डीएम सर हमारे अभिषेक सिंह सर थे गया में, तो पहले एक मतलब डीएम सर से या फिर ऑफिसर्स से बात करने में थोड़ा हेजिटेशन, या लगता था अपनी बात को कैसे कहेंगे या पता नहीं, लेकिन फिर जब आप काम करने लगते धीरे धीरे आप इतने पार्ट एंड पार्सल हो जाते हैं सिस्टम के कि फिर आप कोई भी ये बात है, आप एक फैमिली, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, तो फिर वो सब हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। आपको कोई भी किसी भी मैटर के बारे में बात करनी है, आप आराम से जाकर बात कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। पहले थोड़ा हेजिटेशन लगता था कि आप डीएम सर को कैसे मैसेज करें, या मतलब ये थोड़ा सा मुझे था, पता नहीं बाकी लोगों को था कि नहीं। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, अभी तो काफ़ी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ, बट
वैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ। जी, चलिए बहुत ही खूब। अच्छा मैडम, एक बात ये भी है कि हम सब की ज़िंदगी में मतलब कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं, अगर कोई मिलते हैं तो हम एक नई दिशा दी जाते हैं। जी। तो आपके साथ ऐसा हुआ? उन लोगों का जिक्र अगर आप करना चाहेंगे तो ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग हैं। एक तो मेरे भैया जिन्होंने बोला था मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरा तो यहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं था, मेरा मेडिकल और मेरी स्टडीज़ भी बीच में छूट चुकी थी। तो फिर जब मुझे बोला गया ऐसा तो मैंने बहाने दिए 50 कि बेबी है, घर है, कैसे होगा, पढ़ाई छोड़े हुए इतना टाइम हो गया। फिर उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेटअप दिए मुझे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक केरला की वुमेन का जिसके 3 बच्चे थे, विद फैमिली वो रह रही थी और उसने किया था। बोले वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। तो मतलब एक जो मेरी सोच थी, सोच में बदलाव कहीं ना कहीं। और एक मेरे हस्बैंड भी मतलब मेरा थोड़ा टिमिड नेचर है, हर चीज़ से डरने वाला था, वैसा नेचर था। अभी मैं वैसी नहीं हूँ। अब मैं आत्मविश्वास रहता है, मुझे कोई भी काम करने में डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि बस कर लेना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि वैसे तो हर किसी में यही होना है, कोई भी काम करने के लिए बढ़ेंगे तो जो होना होगा वही होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर पहले ही डर गए तो जो होना है वो भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि बढ़ जाओ आगे, आगे जो होगा देखें। और अच्छा ही होता है जब आप एक लेग फॉरवर्ड रखते हैं तो ठीक है, 10 लोग पीछे से खींचने वाले आएंगे, लेकिन कोई एक तो होता है जो आपको सपोर्ट कर दे या आपका हौसला ही आपको आगे ले जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत होती है और आपने तो जीत हासिल कर भी ली है। और ये भी कह सकते हैं, आपने जो भैया वाली बात बताई, मोटिवेशन का बहुत ही बड़ा एक सेंटर था जिससे आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला और आप आगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है और तमाम लोगों के लिए, समाज के लिए आप प्रेरणादायक हैं। मतलब कि मैडम, हम कॉलेज के दिनों की थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। हर कोई अपने लाइफ में कॉलेज जरूर जाता है, स्कूल जाता है। तो कॉलेज की लाइफ के दिनों के अगर कुछ ट्विस्ट करने वाली बात जो आप बताना चाहेंगे तो जरूर शेयर करें हमारे साथ। कॉलेज जैसे मैं बहुत छोटे शहर से पढ़ी, फैज़ाबाद अयोध्या जो है बहुत अभी तो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि अब हिस्टोरिकल प्लेस बन रहा है, राम मंदिर और ये सब। तो उस समय बहुत छोटी सी जगह थी। तो और वहाँ थ्रू आउट मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी। तो बहुत ही शाय, इंट्रोवर्ट वैसा नेचर था। मतलब एकदम ज़्यादा किसी से बिल्कुल बात ही नहीं करना, अगर मैं बैठी भी हूँ तो मैं एक शब्द नहीं बोलना है। और जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज मणिपाल कर्नाटका, तो एडमिशन तो मेरा हो गया, लेकिन वहाँ पे सारे लोग जो थे मेरे से बिल्कुल अलग सब। मेरी तो मिडिल क्लास फैमिली थी, किसी तरह मदर फादर ने वहाँ एडमिशन तो करा दिया। मैं किसी लेवल में उनको मैच ही नहीं करती थी, ना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ना मुझे लगता था मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ ही नहीं है। लेकिन शुरू में जब मैं गई तो मुझे बोलना तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश मेरी फ्लुएंट थी, सब कुछ था, लेकिन बोलने की आदत नहीं थी। पहले दिन ही क्या हुआ कि जो मैम थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने रोल नंबर 49 बोला होगा और रोल नंबर 39 बोला और मुझे लगा कि 49 बोल रही, मेरा 49 था, तो मैंने प्रेजेंट मैम बोल दिया और उन्होंने खड़ा किया मुझे और खूब मुझे झाड़ा कि मतलब अगर तुम प्रॉक्सी देती हो तुम्हें ऐसा नहीं करना, जबकि मुझे सुनाई गलत पड़ा था। बट मुझे बोलने की आदत नहीं थी। मैं 1 घंटा उनकी बात लेक्चर डांट उनकी सुनती रही। फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये ऐसी है कि बोलती नहीं है शायद। फिर उन्हें लगा कि इसने जानबूझ कर नहीं किया होगा। फिर उन्होंने मुझे बैठा दिया और उसके बाद जब मैं हॉस्टल आई तो हॉस्टल में 1-2 लड़कियां जो पंजाब वगैरह की थी, थोड़ा अपने आप को प्रो समझती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी तो हिंदी में बोल देना था। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब फर्स्ट सेशनल हमारे एग्ज़ाम्स हुए और उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया, तो उसके बाद वही लोग मुझसे आते थे चैप्टर डिस्कस करने के लिए, ये वाला समझा दे, पढ़ा दे। तो मतलब ऐसा तो थोड़ा मेरे अंदर था, इसलिए भी मैं डरती थी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि बड़े शहर के लोग कुछ बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, छोटे शहर के लोग भी अच्छे होते हैं। बुरी बात आपने कही है। हाँ। तो ये उस समय से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये हमें थोड़ा सा भ्रम लगता है कि हम जब बड़ी जगह जाते हैं तो बहुत अलग होंगे, उनमें अलग क्वालिटीज़ होंगी। नहीं, कई बार हमसे कम ही होते हैं, बट हम अपने आप को कम सोचने लगते हैं। इसलिए तो उसके बाद से मैंने ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दी। मैंने सोचा कि और मैंने फिर हर जगह अच्छे से कोप अप किया। जी, चलिए बहुत ही रोचक बात है, आपने अपने कॉलेज के दिनों की बात बताई। मुझे लगता है कि वो दिन आप कभी भूल ही नहीं होगी, जो नहीं, याद हमेशा रहेगा वो। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मैडम, कई सारे जो जिम्मेवारियां हैं आप निर्वहन करती हैं, फैमिली भी है उधर, मतलब कि जनता की कई सारी जिम्मेवारियां आप निर्वहन कर रही हैं। खुद को स्वस्थ भी रखना है ताकि रोज़ाना आप
दफ्तर जाते हैं, उसके बाद कई सारी शिकायतों का निपटारा निष्पादन भी करते हैं, तो अपने आप को स्वस्थ फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? किस तरह की दिनचर्या में आप शामिल करते हैं? एक्सरसाइज, योगा, कैसे आप स्वस्थ रहते हैं, ये बताइए। मुझे एक्सरसाइजेज या मतलब फिटनेस से बहुत फिटनेस फ्रीक टाइप हूँ मैं। अभी थोड़ा ऐसा वर्क कल्चर हो गया, थोड़ा कम हो गया, बट अदरवाइज़ मैं एरोबिक्स तो ज़रूरी करती हूँ। 1 घंटा आधा घंटा मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। फिर बाकी और ये भी मेरा फंडा है कि बहुत ज़्यादा खाने को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना है। और मैं कोल्ड ड्रिंक, जंक्स ये सब नहीं पसंद करती, जैसे लेज़, कुरकुरे ये सब नहीं लेती। कोल्ड ड्रिंक्स भी पसंद नहीं है मुझे, तो वो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ थोड़ा। बाकी जी बिल्कुल आपने सही कहा, और लोगों को भी ये चीज़ में हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, है ना। ये आपने बड़ी बात कही। एक और हमारा सवाल रहेगा यूथ के लिए, जो लोग नए नए हैं, बीपीएससी के थ्रू मतलब कि लोक सेवक बनना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? चूँकि आपने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने निकाल लिया था, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? निर्धारित समय में आपको कैसे, मतलब कि एक लक्ष्य तक पहुँचना है तो आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं बिना भटके हुए, ज़रूर बताएं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहली अगर सिविल सर्विसेज में किसी को भी क्रैक करना है तो सबसे पहला खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ा है। और ये ऐसी जर्नी होती है ना कि आपको परसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब निरंतर लगातार आपको मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं कि आज हमने 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन हम 1 घंटा पढ़ेंगे, अगले दिन गायब हो गया, नहीं। अगर आप 4 घंटे रोज़ पढ़ने का आपको है आदत, आप 4 घंटे रोज़ लगातार पढ़ रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, गैप नहीं कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं। और दूसरी बात, हमेशा जब भी पढ़ें तो आप सिस्टम के हिसाब से पढ़ें। जो सिलेबस है उसे सामने रख कर, जो भी आप एग्ज़ाम देना है सिलेबस सामने रख कर आप पढ़ना है। मतलब सिलेबस से अननेसेसरी नहीं पढ़ना, जो सिलेबस है उसको पढ़िए, लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखिए। और किसी के, देखिए ये कोई सेट रूल ही नहीं है सिविल सर्विसेज में कि कोई एक बार में क्वालिफाई कर लेता है, कोई कई बार में क्वालिफाई कर देता है, और कोई ऐसा है जो मतलब 3rd डिवीज़न है वो भी क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट रैंक से, कोई ऐसा है जो टॉपर है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, मेडिकल का है वो भी क्वालिफाई कर रहा है, और आर्ट्स का वो भी क्वालिफाई। तो कभी डिसहार्टेंड नहीं होना है किसी की बात से कि अरे उसे तो इतना साल लग गया, या उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, या अरे मेडिकल इंजीनियरिंग वाले कर लेते हैं, आर्ट्स वालों को दिक्कत होती है, या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का बहुत लोगों के अंदर रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हिंदी मीडियम से और बहुत अच्छी रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया। तो ये एक बायस्ड चीज़ नहीं है, ये आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और जो लोग बोलते हैं किसी पे विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास करना है और मेहनत। अगर आपको 100% है कि मुझे ये करना है, तो फिर फुल अपना हार्ट एंड ब्रेन अपना देना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और एक टारगेट फोकस करना होगा और उसी पर कंटिन्यूटी आपको बनाए रखना होगा। मतलब कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको टारगेट तक अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जो आए थे हाजीपुर सब डिवीज़न में पोस्टेड दुर्गेश नंदिनी जी, कई तरह की जो बातें हैं हमने आपसे की, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कार्यक्रम में आप आएँ और अपने अनुभव से जुड़ी हुई और लोगों के बारे में भी और समाज से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं उनका निष्पादन किस तरह से होता आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम बिहार बिहान का अंक आपको कैसा लगा? खत लिखकर हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि खत का बेसब्री से हमें भी इंतजार रहता है। तो उठाएं कागज़ और कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।